everyone, I am Priyanka and welcome to my channel. Today we are doing chapter 3 of chemistry segment of class 9th, which name is atoms and molecules. We had already done its some parts. You can check out my description box for their links. In today's session, we will discuss about how we can write chemical formula, as well as we will also discuss about what is mole concept. Okay, so let's start for the today's session. तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या अंडरस्टूड करेंगे, व्हाट इज केमिकल फॉर्मूला एंड हाउ वी कैन राइट इट. ओके, हम उसे कैसे लिखेंगे. तो सबसे पहले देखते हैं कि केमिकल फॉर्मूला होता क्या है. तो द केमिकल फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड इज अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ इट्स कंपोजिशन. क्या कहला रहा है ये कि जो केमिकल फॉर्मूला होता है, किसी भी कंपाउंड को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम, विद द हेल्प ऑफ देयर सिंबल्स. जो उसमें एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे किसी कंपाउंड में, हमें पता है जो कंपाउंड होते हैं उसमें 2 और मोर क्या होते हैं, डिफरेंट एटम्स प्रेजेंट होते हैं. तो वहां पे कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट एटम्स है, तो उनके जो सिंबल्स होंगे उनको कंबाइन किया जाता है, उनको कंबाइन करके लिखा जाता है. तो उनको रिप्रेजेंटेशन का तरीका क्या कहलाता है, हमारा केमिकल फॉर्मूला कहलाता है. जो कि हम इन केमिकल फॉर्मूलेस को यूज करते हैं किसमें, केमिकल रिएक्शंस में यूज करते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे हम सीखेंगे कि केमिकल फॉर्मूले को कैसे लिखा जाता है, उसका क्या स्टेप्स है, किस तरीके से हम उसको लिख सकते हैं. ठीक है, तो सबसे फर्स्ट जो पॉइंट होगा यहाँ पे हम बात करेंगे, जो केमिकल फॉर्मूला होता है उसमें 2 चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं. एक पार्ट मेटल का होगा और एक पार्ट नॉन मेटल्स के होंगे. जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका जो कैरेक्टरिस्टिक होता है उसके बेसिस पे उनको क्या किया गया है, कैटेगराइज किया गया है. तो किसी को मेटल में रखा गया है, किसी को नॉन मेटल्स में रखा गया है और किसी को मेटेलॉइड्स में रखा गया है. तो यहाँ पे हम देखेंगे मेटल और नॉन मेटल की हम बात करेंगे कि इन दोनों का क्या होता है, कॉम्बिनेशन हम देखेंगे. जो कंपाउंड होगा इन दोनों का क्या होगा, कॉम्बिनेशन होगा. और उसी कंपाउंड का हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन शो कर रहे हैं, मीन्स कि उसका केमिकल फॉर्मूला लिख रहे हैं. तो किसी भी केमिकल फॉर्मूला में अगर हम देखें तो वहां पे 2 चीजें प्रेजेंट होती हैं, एक होता है मेटल और एक होता है नॉन मेटल प्रेजेंट. ठीक है, तो अब हम देखेंगे जो मेटल होता है उसको कहाँ पे लिखा जाता है और नॉन मेटल्स को कहाँ पे लिखा जाता है. तो जब भी हम केमिकल फॉर्मूला लिखते हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स में, तो मेटल्स को हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पे एंड देन राइट हैंड साइड पे उसको नॉन मेटल्स को लिखा जाता है. ठीक है, तो हमने बात की कि मेटल्स एंड नॉन मेटल्स होते हैं, उनको लिखते हैं. जब भी हम यहाँ पे सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन करेंगे, कभी भी केमिकल फॉर्मूला लिखेंगे, तो सबसे पहले उसका क्या करेंगे, वहां पे जैसे कि एक एग्जांपल मैं यहाँ पे ले रही हूँ NaCl. ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं NaCl. इसमें जब हम देखेंगे ना, तो ये जो फर्स्ट पार्ट होगा और ये सेकेंड पार्ट, ये 2 अलग अलग एटम्स के कंबाइन होकर ये क्या बना है, एक कंपाउंड बना है, जिसको हमने केमिकल फॉर्मूला दे दिया क्या, NaCl. यहाँ पे हम देख रहे हैं एक सोडियम एलिमेंट है और दूसरा क्या है, क्लोरीन एलिमेंट है. ठीक है, तो इन दोनों को हम देख रहे हैं. जो सोडियम होता है उसको हम मेटल कहते हैं क्योंकि ये मेटल की कैटेगरी में आता है, और जो यहाँ क्लोरीन हम देख रहे हैं, क्लोरीन किसकी कैटेगरी में है, यहाँ पे नॉन मेटल्स की कैटेगरी में है. तो हम देख रहे हैं जो मेटल है उसको लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा गया है और जो नॉन मेटल है उसको हमने कहाँ लिखा हुआ है, राइट हैंड साइड पे लिखा हुआ है. ठीक है, तो ये फर्स्ट पॉइंट हमारा क्लियर हो गया. यहाँ पे सेकंड पॉइंट हम बात करेंगे, वो क्या है, वैलेंसी. कि वैलेंसी होती क्या है. ठीक है, जो वैलेंसी होती है वो क्या होती है, एक पावर होता है किसी भी एलिमेंट का, एटम का वो पावर होता है कि वो क्या करता है, दूसरे एलिमेंट से क्या जा रहा है, वो कंबाइंड हो रहा है, उसके साथ वो मिलके बॉन्डिंग बना रहा है. ठीक है, तो ये जो पावर होती है वो क्या कहलाती है, उस एटम की वैलेंसी कहलाती है. ठीक है, तो इसका डेफिनेशन अगर हम देखें वैलेंसी का, तो वो क्या है,
द कंबाइनिंग पावर और कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट इज नोन एज इट्स वैलेंसी। किसी भी एलिमेंट के अंदर जो कैपेसिटी होती है, जो पावर होता है, जिसकी वजह से वो दूसरे एलिमेंट के साथ जाके क्या करे, बॉन्डिंग बनाए, तो यही उसका क्या कहलाता है, प्रॉपर्टी, वैलेंसी कहलाता है। ठीक है, इसको हम और भी क्या हम बता सकते हैं, इट कैन बी यूज टू फाइंड आउट हाउ द एटम्स ऑफ एन एलिमेंट विल कंबाइन with the atoms of another element to form a chemical compound। क्या कहा जा रहा है कि जो वैलेंसी है उसके थ्रू क्या हो रहा है, जो एक एटम है किसी एलिमेंट का, वो दूसरे एटम के साथ जाके क्या हो रहा है, कंबाइंड हो रहा है और क्या फॉर्म कर रहा है, वहां पे केमिकल कंपाउंड बना रहा है। ठीक है, तो ये जो टेंडेंसी होगी और ये जो प्रॉपर्टी होती है किसी भी एलिमेंट की, वो क्या कहलाती है, उसकी वैलेंसी कहलाती है। ठीक है, और वैलेंसी को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, तो इसको फर्दर हम अपने नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, जो कि हमारा क्या होगा, स्ट्रक्चर ऑफ एटम की हम बात कर रहे हैं, चैप्टर 4। उसमें हम समझेंगे कि किसी भी एलिमेंट का, एटम का हम वैलेंसी कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो हमारा फर्दर नेक्स्ट क्लास के लिए हम उसे देखेंगे। इस चैप्टर में हमें वैलेंसी क्या होती है उसको हमने अंडरस्टूड किया, और अब हम थर्ड तरीका देखेंगे कि उसको हम यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, कैसे कंबाइन करके हम कैसे यहाँ पे फॉर्मूला लिखते हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल लिए हुए हैं। फर्स्ट एग्जांपल लिया है, वो क्या है, हाइड्रोजन क्लोराइड। इसमें हम बात करेंगे, दो यहाँ पे एलिमेंट है, एक हाइड्रोजन है और एक क्लोरीन है। ठीक है, दोनों के एटम हमने लिए हाइड्रोजन का और क्लोरीन का। और अगर इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन देखें तो हाइड्रोजन का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन सिंबल क्या होता है, H होता है, और क्लोरीन का जो सिंबल होता है वो होता है Cl। तो जब भी हम कंबाइन करके दिखाएंगे केमिकल फॉर्मूला, तो उसमें हम देखेंगे, जिसका भी हमें लिखना होगा केमिकल फॉर्मूला, उसमें हम देखेंगे कि वहां पे हम पहले उसका सिंबल रिप्रेजेंटेशन करेंगे कि वहां पे सिंबल क्या है। सिंबल हमने देख लिया कि सिंबल जो है वो हाइड्रोजन का H होता है, क्लोरीन का जो है वो Cl होता है। फिर उसके बाद सेकंड पॉइंट आएगा, उसका वैलेंसी मेंशन करेंगे वहां पे। ठीक है, तो वैलेंसी मेंशन करने के बाद यहाँ पे हमने देखा हाइड्रोजन का वैलेंसी जो है यहाँ पे 1 है और क्लोरीन का भी 1 है। और उसके बाद हम क्या करेंगे, उसे क्रॉस ओवर करेंगे, इंटर क्रॉस कर दिया, ये वाला जो है वैलेंसी इसके पास क्रॉस करा और इसको ऐसे किया, क्रॉस किया। क्रॉस करने के बाद हम देखेंगे, क्रॉस मीन्स यहाँ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पे 1 से Cl को हमने मल्टीप्लाई किया और H को 1 से मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास जो फॉर्मूला आता है वो क्या आता है, हमारे पास वो आता है HCl। ठीक है, तो जो हाइड्रोजन क्लोराइड है उसका फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है HCl। वो हमें कैसे मिला, हमने यहाँ पे देखा। सेकंड एग्जांपल हम ले रहे हैं, वो क्या है, मैग्नीशियम क्लोराइड। ठीक है, मैग्नीशियम क्लोराइड में हम देखेंगे, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि मैग्नीशियम का जो है हमने क्या लिया, आयंस फॉर्म लिया हुआ है। यहाँ पे 2+ और यहाँ पे 1-। यहाँ जो प्लस और माइनस पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे। तो सबसे पहले जो है मैग्नीशियम क्लोराइड में हमने मैग्नीशियम का सिंबल लिखा, क्लोरीन का सिंबल लिखा, और चार्ज, सेकेंड पॉइंट क्या आएगा, चार्ज का आएगा यहाँ पे। यहाँ हम अब वैलेंसी नहीं दिखाएंगे, यहाँ पे हमने प्लस और माइनस का यहाँ पे चार्ज शो किया हुआ है, इसलिए इस तरफ हम क्या लिखेंगे कि वो चार्ज को रिप्रेजेंट कर रहा है। और हमने पढ़ा था अपने प्रीवियस वीडियो में कि जो आयंस होते हैं वो कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं। आयंस जो है पॉजिटिवली चार्ज भी होते हैं और नेगेटिव भी चार्ज होते हैं कुछ आयंस। ठीक है, तो वही हम यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं कि ये जो चार्ज है वो क्या है, आयन है, इन द फॉर्म ऑफ आयंस है। तो चार्ज कितना है Mg पे, मैग्नीशियम पे वो है 2+, और क्लोरीन पे कितना चार्ज है, यहाँ पे 1- का चार्ज है। ठीक है, और हम क्या करेंगे, फिर से इनको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, Mg 1 टाइम है और Cl जो है वो क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स आ जाएगा। तो हमारे पास जो फॉर्मूला बन के आएगा वो क्या हो जाएगा, MgCl2, जो कि फॉर्मूला किसका हो गया, मैग्नीशियम क्लोराइड का। ठीक है, थर्ड एग्जांपल हम देखेंगे, वो क्या है, इसमें हम देख रहे हैं कैल्शियम ऑक्साइड लिखा हुआ है। कैल्शियम ऑक्साइड में 2 यहाँ पे हम देख रहे हैं, एक हमारा मेटल जो है वो Ca है और ऑक्सीजन जो हमारा नॉन मेटल हो गया। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे जो
चार्ज देख रहे हैं Ca पे 2+ चार्ज लगा हुआ है और ऑक्सीजन पे देख रहे हैं वो 2- का चार्ज लगा है। अगर हम इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करें और फॉर्मूला लिखे तो हमारे पास क्या आना चाहिए, Ca2 और O2 आना चाहिए। लेकिन इसको सिंप्लीफाई किया जाता है। यहाँ पे हम देख रहे हैं जो चार्ज है दोनों पे सेम है, इसलिए वो क्रॉस आउट होके वो क्या कर देंगे, सिंगल बन जाएगा। तो यहाँ पे हम इसको क्या रिप्रेजेंटेशन करेंगे कि ये CaO लिखेंगे। कैल्शियम ऑक्साइड को हमेशा क्या लिखा जाता है, CaO लिखा जाता है, क्योंकि यहाँ हम देख रहे हैं इनको सिंप्लीफाई किया गया है और यहाँ पे हमारे पास जो फॉर्मूला आया है वो क्या आया, CaO। ठीक है, तो ये भी ध्यान देने की चीज है, जब भी हमारे पास चार्ज जो है दोनों एलिमेंट जो हमारे पास होंगे जिनका हमें केमिकल फॉर्मूला लिखना है, उनके चार्ज अगर सेम होंगे तो वहां पे वो सिंप्लीफाई हो जाएंगे और वहां पे वो क्या कर देंगे, 1 दे देंगे। मीन्स की 1 को लिखने का कोई जरूरत नहीं होता, तो हमने क्या लिखा यहाँ पे, CaO लिख दिया। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे जो 4th एग्जाम्पल होगा वो क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का अगर देखें तो कैल्शियम को रिप्रेजेंट करते हैं Ca से, उसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। और हाइड्रोक्साइड जो होता है वो ऑलरेडी जो है ये क्या है, एक OH में हम देख रहे हैं 2 एलिमेंट हमें शो कर रहा है, एक हमें ऑक्सीजन और एक हमें हाइड्रोजन शो कर रहा है। मीन्स कि ऑलरेडी ये क्या है, कंबाइंड हुए हैं, इनका फॉर्मूला अलग से एक बना हुआ है OH। ठीक है, हाइड्रोक्साइड। तो OH का जो चार्ज होता है वो होता है 1- और Ca पे 2+ का चार्ज लगेगा। ठीक है, जब हम फॉर्मूला देखेंगे ऐसे कंडीशन में जहां की पॉली एटॉमिक हो, यहां हम देख रहे हैं 2 एटम्स हैं। ठीक है, 1 एटम की बात नहीं कर रहे, यहाँ पे मोर देन 1 एटम है, तो यहाँ पे हमने इसको कहा पॉली एटॉमिक है। अगर पॉली एटॉमिक चार्ज होता है, आयन होता है, तो उस टाइम पे क्या होता है, उसको जो है ब्रैकेट में लिखा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि फॉर्मूला जब हम लिखेंगे तो Ca तो 1 टाइम होगा, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हुआ तो ये 1 से मल्टीप्लाई हुआ, तो यहाँ Ca जो है 1 टाइम है, बट OH जो है वो 2 टाइम्स है। तो अगर हम OH यहाँ पे हम अगर ऐसे लिखते हैं कि CaOH2, ठीक है, अगर हम ऐसा लिखते हैं तो इसका मतलब क्या है कि हमने यहाँ पे H से बस 2 को मल्टीप्लाई किया है, तो हमारा ये जो फॉर्मूला हो जाएगा वो रॉन्ग हो जाएगा। इसकी वजह से हम यहाँ पे ब्रैकेट यूज करते हैं, क्योंकि हमारे पास ये OH जो है एक कंप्लीट एक टर्म है, इसको हम एक कंप्लीट जो है कंपाउंड मान के यहाँ पे रखते हैं और उसके बाद इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारे पास क्या आएगा फॉर्मूला, जो करेक्ट फॉर्मूला होगा लिखने का वो क्या है, CaOH ट्वाइस, इसको हम कहते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करेंगे कि फॉर्मूला यूनिट मास, कि फॉर्मूला यूनिट मास क्या होता है। हमने अपने प्रीवियस वीडियोस में पढ़ा था कि एटॉमिक मास क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास क्या होता है। इन सब में हमने क्या किया था, जो नंबर ऑफ एटम्स एलिमेंट्स में प्रेजेंट थे उनका मास निकाला। एटॉमिक मास के केस में हमने क्या किया था, एटम का क्या किया था, मास निकाला था और वो हमारा क्या हो गया था, एटॉमिक मास कहलाया था। ठीक है, बट मॉलिक्यूलर मास के केस में हमने क्या किया था कि नंबर ऑफ एटम्स जितने प्रेजेंट थे उस मॉलिक्यूल के अंदर, उन सबका इंडिविजुअली मास निकालने के बाद उनको हमने क्या कर दिया था, सम कर दिया था और उसका भी हमें क्या मिला था, वो मॉलिक्यूलर मास कहलाया था। अब हम नेक्स्ट जो बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं हम फॉर्मूला यूनिट मास। तो इसकी डेफिनेशन एक बार हम पहले पढ़ते हैं, फिर उसके बाद उसको अंडरस्टूड करते हैं कि ये क्या है। द फॉर्मूला यूनिट मास of a substance is a sum of the atomic masses of all atoms in a formula unit of a compound। क्या कहा जा रहा है, एक कंपाउंड के अंदर जितने भी एटम्स प्रेजेंट हैं उन सबका इंडिविजुअली क्या किया गया है, मास निकाला गया है और उनको क्या किया गया है, सम किया गया है। जो कि हमने देखा था मॉलिक्यूल के केस में, जब हम मॉलिक्यूलर मास निकाल रहे थे उस केस में भी हमने देखा था कि जितने भी एटम्स प्रेजेंट थे मॉलिक्यूल के अंदर उसको हमने क्या किया था, इंडिविजुअली उनका मास निकाल के उनको एड ऑन किया था। वही प्रोसीजर इसमें भी फॉलो किया गया, लेकिन इसको फॉर्मूला यूनिट मास क्यों कहा गया, इसको स्पेसिफाई इसलिए किया गया क्योंकि ये जो कंपाउंड होते हैं, इन कंपाउंड को बने कैसे हैं ये कंपाउंड जो है कुछ आयंस से मिलके बने हैं, जो कि पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन की हमने बात की थी। तो उस केस में स्पेसिफिकली उसी केस में जिनमें वो आयंस की फॉर्म में होते हैं, वहां पे हम उसको फॉर्मूला यूनिट मास कह के सॉल्व करते हैं और वहां पे एटम्स के जो मास होते हैं इंडिविजुअली उनको ही एड ऑन किया जाता है।
वही प्रोसीजर फॉलो किया जाता है जो कि हम मॉलिक्यूलर मास में फॉलो करते हैं। बस नाम चेंज किया गया है, स्पेसिफाई किया गया है किनके लिए, कॉन्स्टिट्यूटिंग ऑफ आयंस, जो कंपाउंड जो है आयन से मिलके बने हैं उनके लिए। ठीक है, नेक्स्ट जो हम बात करेंगे वो है मोल कॉन्सेप्ट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और ये मोल कॉन्सेप्ट आया कैसे उसको भी समझेंगे। ठीक है, जब भी हम किसी फॉर्मूले की बात करते हैं तो वहां हम देखते हैं कि जो एलिमेंट प्रेजेंट है या फिर मॉलिक्यूल जो प्रेजेंट है, जो आपस में कंबाइन होके वहां पे कंपाउंड फॉर्म कर रहे हैं, वहां पे कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, तो उनके एटॉमिक मास की अभी तक जो हम बात कर रहे थे, एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, फॉर्मूला यूनिट मास। ठीक है, बट जब काफी सारे एक्सपेरिमेंट्स किए गए और देखा गया जो केमिकल रिएक्शन लिखा जाता है उस केस में वहां पे रिप्रेजेंटेशन होता है किसका, जो वहां पे नंबर ऑफ एटम्स उस मॉलिक्यूल में प्रेजेंट होंगे उनको वहां पे मेंशन किया जाता है कि वो कितनी क्वांटिटी में अवेलेबल है। उससे जो है सोचा गया कि क्यों ना मास को हटाया जाए और नंबर ऑफ एटम्स पे या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो प्रेजेंट है या फिर नंबर ऑफ आयंस जो प्रेजेंट है उस पे फोकस किया जाए। तो वही एक कॉन्सेप्ट बिल्डअप हुआ जिसको कि मोल कॉन्सेप्ट कहा गया। ठीक है, तो वही कॉन्सेप्ट हमारा ये क्या है, मोल कॉन्सेप्ट। इट इज अ मोर कन्वीनियंट टू रेफर टू द क्वांटिटी ऑफ अ सब्सटेंस इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ इट्स मॉलिक्यूल एटम्स रेदर देन देयर मासेस। क्या कहा जा रहा है इसमें, जो मोल कॉन्सेप्ट आया उसमें क्या बताया गया कि जो नंबर ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस हैं उनको रिप्रेजेंटेशन जो है वो ज्यादा इजी है देन देयर मासेस, कि उनके मास को हम वहां पे रिप्रेजेंट करें। उससे ज्यादा इजी क्या है तरीका कि उनके नंबर को, हम सब्सटेंस के नंबर को रिप्रेजेंट करें। ठीक है, तो यहाँ पे नंबर जो आया उसी को मोल कहा गया। नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ आयंस या फिर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो उस सब्सटेंस के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, तो मोल क्या है, बेसिकली 1 मोल ऑफ एनी स्पीसीज और एनी सब्सटेंस आप कह सकते हो जिसके अंदर एटम्स की बात कर सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो या फिर आयंस हो या फिर पार्टिकल्स हो, इज दैट क्वांटिटी, वो नंबर है इन नंबर हैविंग अ मास इक्वल टू इट्स एटॉमिक और मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम्स। अगर क्या किया जाए, जो सब्सटेंस है उसके अंदर जो एटम्स प्रेजेंट हैं उस एटम का जो एटॉमिक मास निकाला गया या फिर मॉलिक्यूल जो प्रेजेंट है उसका जो मॉलिक्यूलर मास निकाला गया, उसके अंदर कितने नंबर ऑफ एटम्स या फिर कितना नंबर प्रेजेंट है, आयंस, मॉलिक्यूल्स या फिर हम यहाँ पे पार्टिकल की बात कर रहे हैं, कितने प्रेजेंट हैं क्वांटिटी में नंबर, उसको जो है कंपेयर किया गया कि वहां का जो एटॉमिक मास है या फिर वहां का जो मॉलिक्यूलर मास है उस सब्सटेंस का, उसको ग्राम में मेंशन किया गया और उसमें नंबर ऑफ एटम्स कितने प्रेजेंट है इक्वल टू किया गया। तो वो क्या कहलाया, वो कंपैरिजन मोल कहलाया वहां पे। ठीक है, इसको हम दूसरे तरीके से समझ सकते हैं, द अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस विच कंटेन्स the same number of particles as the number of carbon atom present in 12 gram of carbon 12 of isotope of carbon। जो कार्बन के फॉर्म्स होते हैं, काफी सारे फॉर्म्स में अवेलेबल होता है, उसको हम आइसोटोप्स कहते हैं। उसमें से जो कार्बन का फॉर्म लिया गया वो कार्बन का जो 12 ग्राम के अंदर जितने नंबर ऑफ एटम्स आ जाते हैं, ठीक है, वो जो है किसी भी सब्सटेंस के अंदर उतने ही नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट होते हैं जितने की 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 में प्रेजेंट होंगे नंबर ऑफ एटम, उतने ही बाकी सब्सटेंस के अंदर भी प्रेजेंट होते हैं नंबर ऑफ एटम। ठीक है, वही जो क्वांटिटी निकाली गई उसको क्या कहा गया, वो जो क्वांटिटी थी उसको कहा गया एवोगैड्रो नंबर और एवोगैड्रो कांस्टेंट। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि वो है क्या, बेसिकली द नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस। नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं इन 1 मोल, 1 मोल के अंदर जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे
ऑफ एनी सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस में वो फिक्स्ड अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं, और वो फिक्स्ड अमाउंट क्या कहलाया, वो कहलाया एवोगैड्रो नंबर और एवोगैड्रो कांस्टेंट। ठीक है, और वो उसका वैल्यू क्या होता है अगर हम ध्यान दें तो वो क्या है 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, इसको क्या कहा गया, एवोगैड्रो कांस्टेंट या फिर एवोगैड्रो नंबर। और ये जो नंबर होता है वो 1 मोल के इक्विवेलेंट है, और ये 1 मोल जो है सब सब्सटेंस में सेम होता है, फिक्स्ड होता है ये नंबर। ठीक है, तो वो नंबर क्या है 1 मोल इक्वल टू, हम इसको बोल सकते हैं कि वो क्या है 6.022 इंटू 10⁻23 नंबर की फॉर्म में है ये, और जिसको कि हम रिलेटिव मास इन ग्राम्स कह सकते हैं। किसी भी एटॉमिक मास को जो हम ग्राम में रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, वैसे हमें पता है जो एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, जितने भी मास होते हैं उनको हम यू से रिप्रेजेंट करते हैं, बट यहाँ पे ग्राम में अगर उसको हम लेकर आते हैं, ग्राम यू की जगह उसको रिप्लेस किया जाता है ग्राम से, तो वो जो ग्राम होगा एटॉमिक मास वो इक्विवेलेंट होगा 1 मोल के, और इक्विवेलेंट 1 मोल जो है वो एक कांस्टेंट वैल्यू देता है जिसको हम क्या कहते हैं, एवोगैड्रो नंबर कहते हैं, एवोगैड्रो कांस्टेंट कहते हैं। वो क्या है 6.022 इंटू 10⁻23 नंबर्स, इन नंबर्स में है ये। और ये सभी सब्सटेंस का जो एवोगैड्रो नंबर होता है वो क्या होता है, फिक्स्ड होता है। ठीक है, और यहाँ पे हम कुछ फॉर्मूले देखेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके न्यूमेरिकल्स में यूज किए जाएंगे। सबसे पहला जो ये हमारा फॉर्मूला है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने का। किसी भी सब्सटेंस के अंदर नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने का तरीका है वो क्या है, गिवन मास अपॉन में मोलर मास। जो आपको मास एक गिवन होगा उस सब्सटेंस का, और उसका एक फॉर्मूला दिया होगा, उससे आप क्या निकालोगे, मोलर मास निकालोगे। तो जो आपके पास वैल्यू आएगी वो आपका नंबर ऑफ मोल्स रिप्रेजेंट करेगा। दूसरा एक और तरीका है नंबर ऑफ मोल्स को रिप्रेजेंट करने का, उसका फॉर्मूला है, अगर आपको गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिया हुआ है, इन नंबर्स में अगर दिया हुआ है पार्टिकल, और एवोगैड्रो नंबर आप लोगे, दोनों का रेशो जब निकालोगे तो आपके पास क्या आएगा, वो नंबर ऑफ मोल्स आएगा, जिसको हम स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये कुछ फॉर्मूले थे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल एक्ट करते हैं जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो आज का जो हमारा वीडियो था वो बेस्ड था कि हाउ वी कैन राइट केमिकल फॉर्मूला। उसके अंदर हमने इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ी कि मेटल्स, नॉन मेटल्स को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, वैलेंसी क्या होती है, अगर कोई चार्ज फॉर्म में, आयंस की फॉर्म में हमारे पास अवेलेबल होगा, या फिर हमारे पास पॉली एटॉमिक फॉर्म में होगा, तो उसको हम कैसे मेंशन करें अपने केमिकल फॉर्मूले में, वो हमने सीखा। फॉर्मूला यूनिट मास क्या होता है उसको हमने अंडरस्टूड किया, मोल कॉन्सेप्ट क्या होता है उसको हमने अंडरस्टूड किया। आज का सेशन यहाँ पे एंड करते हुए मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज उसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करें। सो बाय एवरीवन एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो।